हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने लास्ट टॉपिक एसिडिक कैरेक्टर एंड बेसिक कैरेक्टर कंपेयर करना सीखा था। अब उसी में फर्दर बढ़ते हुए एक चीज ध्यान दो, देखो टाइप्स ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड्स, इसमें एक चीज ध्यान दो, ये दो टाइप के होते हैं। अभी सिर्फ एक इसका इंट्रोडक्शन है, इसको मॉर्निंग में फिर से देखेंगे। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है। एक होता है ऑक्सी एसिड, एक होता है तुम्हारा हाइड्रा एसिड। क्लियर है कि नहीं क्लियर? हाइड्रा एसिड क्या होता है? नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन, जिसमें तुम्हारा एक नॉन मेटल प्रेजेंट हो और उससे डायरेक्टली लिंक क्या प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन। जैसे मान लो तुमसे बोल दिया HCl, HBr, H2S, इसमें क्या है, ये नॉन मेटल। जैसे मान लो ये तुम्हारा नॉन मेटल हो गया, इससे लिंक्ड हाइड्रोजन। ये नॉन मेटल हो गया, इससे लिंक्ड हाइड्रोजन। ये नॉन मेटल हो गया सल्फर, इससे लिंक्ड हाइड्रोजन। हाइड्रा एसिड्स कौन से हैं? जिसमें तुम्हारा एक नॉन मेटल प्रेजेंट हो और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रा एसिड्स। नेक्स्ट आते हैं ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं? जिसमें तुम्हारा नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जिसमें तुम्हारा नॉन मेटल हो प्लस हाइड्रोजन हो प्लस ऑक्सीजन भी हो। जैसे तुम्हारा बोल दिया गया H2SO4, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तुम्हारा HNO3, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है, आया समझ में? तो इस टाइप के एसिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सी एसिड्स। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है। आगे चल के हम लोग इसके बारे में और चीजें पढ़ेंगे, जब बॉन्डिंग पढ़ लेंगे तो स्ट्रक्चर बनाना सीख लेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। तो अब इसी बेसिस पे नेक्स्ट देखते हैं, एक ऑक्सी एसिड का एनहाइड्राइड या ऑक्सी एसिड का एसिडिक ऑक्साइड। मैंने बताया था कि तुम्हारा एसिड होगा, उसको ऑक्साइड कैसे बनाओगे। क्लियर है? आया समझ में? तो ऑक्सी एसिड का एनहाइड्राइड क्या होता है कि जनरली ऑक्सी एसिड से वाटर रिमूव करो तो तुम्हारा क्या बनता है, उसका एनहाइड्राइड। जैसे बोल दिया मैंने H2CO3 है, इससे वाटर रिमूव किया, तुम्हारा क्या बना, CO2। तो क्या बोलेंगे, CO2 इज एन एनहाइड्राइड ऑफ H2CO3। ठीक है, या इसका ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, इससे डिराइव्ड एसिड से डिराइव्ड एसिडिक ऑक्साइड कौन होगा, CO2 का। ठीक है। अब जैसे अगर तुमसे बोल दी कि H2SO4 है, H2SO4 से H2 रिमूव किया तो क्या बनेगा, SO3। SO3 बनेगा तो मैं क्या बोलूंगा, SO3 इज एन एनहाइड्राइड और एसिडिक ऑक्साइड ऑफ derived from H2SO4। ठीक है। तुमसे बोला गया H2SO3 है, H2SO3 से वाटर रिमूव किया, क्या बनेगा, SO2 बनेगा। क्लियर है? अब जैसे मान लो तुमसे बोला गया HNO3, अब HNO3 से डायरेक्टली तुम वाटर नहीं रिमूव कर सकते। क्यों नहीं रिमूव कर सकते? क्योंकि वाटर रिमूव करने के लिए तुम्हें 2 H चाहिए, इसमें सिर्फ एक H है। तो इसमें क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 2 से मल्टीप्लाई करोगे, H2N2O6 बना। अब H2O रिमूव करोगे, क्या बनेगा, N2O5 बनेगा। तो मैं क्या बोलूंगा, N2O5 इज एन एसिडिक ऑक्साइड ऑफ derived from HNO3। क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ में आया? अब देखो, ये वाटर रिमूव करके निकालना, ठीक है, तुम कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा वैसा प्रोसेस है, क्योंकि देखो इसमें डायरेक्टली वाटर रिमूव हो गया, इसमें नहीं हुआ। ऐसे कई केसेस है जिसमें डायरेक्टली वाटर रिमूव नहीं हो पाएगा, तो उसमें अलग अलग स्टेप्स लगाने पड़ेंगे। तो अब मैं, क्योंकि तुम्हारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तुम्हें कैसे पूछा जाएगा कि CO2 इज एन एनहाइड्राइड ऑफ, CO2 इज एन एनहाइड्राइड ऑफ, ऐसा क्वेश्चन आएगा और 4 ऑप्शन दिए होंगे। तुमसे बोलेगा H2CO3, ठीक है, तुमसे बोलेगा, या तुमसे बोलेगा SO3 इज एन एनहाइड्राइड, और तुमसे पूछेगा H2SO4, H2SO3, H2H2O5, H2SO4, ठीक है, और D नन ऑफ दिस। ऐसा क्वेश्चन मान लो पूछा, तो अब तुम्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने के लिए जो ट्रिक अपन आनी है वो क्या, ध्यान दो, यहां मैं ट्रिक लगा दे रहा हूं। एनहाइड्राइड एंड ऑक्सी एसिड
will have same oxidation state, will have same oxidation state। ठीक है, जैसे ध्यान दो, यहां H2CO3 में तुमने कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली क्या? ठीक है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नॉन मेटल, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नॉन मेटल। तुमने कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, कितनी आई? 4। CO2 में भी कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, कितनी आएगी? 4। H2SO4 में सल्फर की निकाल के देखो कितनी आएगी? 6। यहां निकालोगे कितनी आएगी? 6। यहाँ H2SO3 में तुमने 4 निकाली, यहां भी निकाल के देखते जाना कितनी आएगी? 4। यहां सिमिलरली HNO3 में 5 आएगी, तो N2O5 में भी क्या आएगी? 5 आएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब तुमसे पूछा गया SO3 इज एन एनहाइड्राइड, और तुमने बोला यहाँ कितनी है? 6। अब 6 है तो यहाँ पे तुम देखो, यहाँ +4 आई, यहाँ कितनी आएगी? 2x + 2 -10, तो x इज इक्वल्स टू कितनी आएगी? 4 आएगी, यहाँ भी 4 आएगी। यहां निकालोगे 6 आएगी, तो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ठीक है, तुम्हें बस कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं कि एनहाइड्राइड अभी के लिए ऑक्साइड एनहाइड्राइड और उसके ऑक्सी एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट नॉन मेटल की क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, जैसे 2-3 क्वेश्चन करो। अगर तुमसे बोला जाए N2O3 is an anhydride of HNO3, HNO2, H2N2O2, none of this, H2N2O2। ठीक है, तुमसे बोला जाए SO2 is an anhydride of H2SO4, H2S2O7, H2SO3, none of this, N2O is an anhydride of HNO3, HNO2, H2N2O2, none of these, और NO2 is an anhydride of HNO3, HNO2, H both 1 and 2। ठीक है, एक बार 4th वाला भी ना करना, पहले 3 करो, 1 2 3 करो, NO2 वाला भी बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये वाला देखो भाई, इसको अटेम्प्ट कर लो पहले। यहां निकालोगे तो इसकी +3 आएगी, +3 आएगी, यहाँ +5 आ रही है, यहाँ कितनी आ रही? +3 आ रही है, यहाँ +1 आ रही है, कौन सा आंसर आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर है? ये बताओ, यहाँ +4 आई, यहाँ +6 आई, यहाँ +6 आई, यहाँ पे +4 आई, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सी आ जाएगा। यहाँ देखा +1 आई, +1 आएगी, इसकी +5 आएगी, यहाँ +3 आएगी, यहाँ +1 आएगी। क्लियर है? तो ये हो जाएगा और तुम्हारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि मैंने बताया है कि एनहाइड्राइड क्या मतलब क्या है कि ऑक्सी एसिड से डिराइव्ड एसिडिक ऑक्साइड। N2O लास्ट क्लास में देखो क्या लिखवाया था? न्यूट्रल नेचर का होता है, ये एसिडिक है ही नहीं, ये न्यूट्रल नेचर का ऑक्साइड है, तो इसका कोई भी एसिड होएगा ही नहीं। वो तो एसिड किसका बन रहा है? एसिडिक ऑक्साइड का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? नन ऑफ दिस। ये चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है, क्योंकि N2O इज न्यूट्रल इन नेचर, तो ये एसिडिक ऑक्साइड नहीं है। एनहाइड्राइड मतलब क्या? एसिडिक ऑक्साइड, एसिड से डिराइव्ड ऑक्साइड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, NO2, अब ये ध्यान दो, NO2 में क्या आई? +4 आई, +4 आई, यहां +5 है, यहां +3 है। तो एक चीज ध्यान दो कि तुम्हारा जो नाइट्रोजन के एसिड है, अभी सिर्फ मैं ये बता रहा हूं, नाइट्रोजन के 2 एसिड HNO2 है, HNO3 है, जो
ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये +3 में होता है, ये +5 में होता है। नाइट्रोजन का कोई भी एसिड तुम्हारा +4 में नहीं होता। तो अगर मान लो ऐसा कोई ऑक्साइड प्रेजेंट है, ऐसा कोई ऑक्साइड प्रेजेंट है जो मिडिल ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऐसा कोई ऑक्साइड प्रेजेंट है जो मिडिल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो उस केस में वो मिक्स्ड एनहाइड्राइड होगा। मैं इसको क्या बोलूंगा, NO2 इज मिक्स्ड एनहाइड्राइड ऑफ एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ठीक है, आया समझ में? क्योंकि नाइट्रोजन का कोई भी एसिड तुम्हारा +4 में नहीं है, इसलिए उस केस में तुम्हारा एक नीचे वाला लोगे +3, एक ऊपर वाला। अभी के लिए सिर्फ मैं एक एग्जांपल देख बता रहा हूं ताकि तुम क्वेश्चन हो, आगे चल के बॉन्डिंग में हम लोग इस टॉपिक को फिर से पढ़ेंगे, वहां हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स देखेंगे, कौन कौन से बनते हैं किस किस एलिमेंट के, तब तुम इसमें, अभी तुम सिर्फ ऑप्शन वाइज देखोगे, तुम ऑप्शन से करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लिख लो। ठीक है, क्लियर है? तो अब ध्यान दो, नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, एसिडिक नेचर। क्या बोला जाता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट। जैसे अगर तुमसे बोला जाए FeO और Fe2O3, देखो पहली चीज ध्यान दो, ये जो पॉइंट हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ये क्या कंपेयर कर रहे हैं, फॉर ऑक्साइड्स और ऑक्सी एसिड्स ऑफ सेम एलिमेंट। अलग अलग एलिमेंट में नहीं लगा दोगे, अलग अलग एलिमेंट पे तुम्हें पीछे पढ़ाया है, लेफ्ट टू राइट और डाउन द रोड। ये दोनों ऑक्साइड आयरन के ही है। ठीक है, दोनों ऑक्साइड आयरन के हैं, एक इसका +2 का ऑक्साइड, एक इसका +3 का ऑक्साइड। तो तुमसे बोला जाए इसमें अगर एसिडिक नेचर कंपेयर करोगे तो एसिडिक नेचर किसका ज्यादा आएगा, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एसिडिक नेचर अगर ज्यादा है तो बेसिक नेचर उल्टा हो जाएगा, इतना पॉइंट तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, जैसे अगर तुमसे बोल दिया गया HNO2 और HNO3, पहले तुम्हें ध्यान रखना है कि सेम उसके हैं कि नहीं है। तो ये देखो सेम नाइट्रोजन के ही है, दोनों नाइट्रोजन के हैं, +3 में एक +5 में, किसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा? ठीक है, तो फॉर ऑक्साइड्स एंड एसिड्स ऑफ सेम एलिमेंट एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें तुम्हें मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उसमें कंपेयर करो, जैसे H2SO3, H2SO4, SO2, SO3, PbO, PbO2, MnO, MnO2। ठीक है, और CrO, Cr2O3, Cr2O5 या CrO3। ठीक है, अच्छा एक काम करना, वो जो तुम्हें पीछे एम्फोटेरिक ऑक्साइड की लिस्ट बनाई थी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड में ये एक और ऐड कर देना MnO2, एम्फोटेरिक ऑक्साइड में ये एक और ऐड कर देना MnO2 वाला। ठीक है, MnO2 को और ऐड कर दो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड में MnO2 ऐड कर दो। ठीक है, तुम्हें बनवाया था ना कि तुम्हारा जनाब अली सनिक पढ़े और विराट कोहली सबकी आस। ठीक है, तो उसमें MnO2 ऐड करके सबके मन की आस कर देना है। MnO का मतलब मन से आ जाएगा, सबके मन की आस, विराट कोहली सबके मन की आस। ठीक है, उसमें MnO2 भी जाके ऐड कर देना। ठीक है, आप ध्यान दो। हाँ भाई, पहले एसिडिक नेचर कंपेयर करो, एसिडिक नेचर तुम्हें कंपेयर करना है। तो एसिडिक नेचर अगर तुम्हें कंपेयर करना है तो बताओ भाई, ये +4, ये +6, ये +4, ये +6, ये +2, ये +4, ये +2, ये +4, ये +2, ये +3, ये +6। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कंपेयर कर लिया। ठीक है, अब इतना तो सेम है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस में, जैसे तुम्हें मान लो इस क्वेश्चन में तुम्हें MnO2 बोला गया, MnO2 क्या है? एम्फोटेरिक। MnO2 क्या है? एम्फोटेरिक है। तो अगर तुमसे पूछा गया MnO क्या होगा, एसिडिक बेसिक
क्या होगा, तो MnO2 अगर एम्फोटेरिक है और इसका एसिडिक नेचर इससे कम है तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ये समझ में आता है कि नहीं आता है? अगर MnO2 एम्फोटेरिक है तो इसका बेसिक एसिडिक नेचर अगर इससे कम है तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। सिमिलरली इसमें मैंने क्या बताया था, ये तुम्हारा एम्फोटेरिक है, ये एम्फोटेरिक है तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, जैसे अगर तुमसे बोला जाए AS2 और O3 और AS2O5 इनका एसिडिक नेचर कंपेयर करो और इनका नेचर बताओ, तो ये +3 में, ये +5 में, ये क्या था, एम्फोटेरिक था, और ये एम्फोटेरिक था, तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। समझ में आता है कि नहीं आता है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, लिख लो। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल आता है, ध्यान दो, ये H3PO2, H3PO3 और H3PO4, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +3 +5। तो जनरली ऑर्डर क्या आना चाहिए था, ये आना चाहिए था कि +5 का सबसे ज्यादा, फिर +3 का, फिर +5 का, सबसे ज्यादा +5 फिर +3 और सबसे कम +1 का, लेकिन इसमें ऑर्डर क्या आता है, उल्टा आता है। ये एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखो। चलो एक्सेप्शन नहीं, अब इसका रीजन ध्यान देना। जब ऑर्गेनिक में तुम +M इफेक्ट पढ़ लोगे, +M और +R इफेक्ट पढ़ लोगे, ठीक है, उसके बाद एक बार ये क्वेश्चन पूछना, मैं तब बताऊंगा। ठीक है, आया समझ में, आफ्टर +M और +R इफेक्ट इन ऑर्गेनिक। ठीक है, जब तुम रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ लोगे उसके बाद ये क्वेश्चन मैं तुम्हें इसका रीजन बताऊंगा, अभी क्योंकि उससे रीजन आता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये बस एज एन एक्सेप्शन ध्यान रखो, H3PO2, H3PO3 और H3PO4, इसमें ऑर्डर इधर सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऑर्डर एकदम रिवर्स हो जाता है, +1 का सबसे ज्यादा, फिर +3, फिर +5 का। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? लिख लो। ठीक है, बाकी कहीं नहीं, बस तुम्हें यही देखना है। अब नेक्स्ट आता है जो तुम्हारा लास्ट टॉपिक, दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इसका मतलब ध्यान दो, एक बार देखो, 3 एलिमेंट्स में ले रहा हूं, थैलियम, लेड, बिस्मथ। ध्यान से देखो, ये तीनों के तीनों पीरियड 6 के एलिमेंट। ठीक है, ठीक है, पीरियड 6, ये ग्रुप कौन से ग्रुप का है, 13 का है, ये ग्रुप 14 का है, ये ग्रुप 15 का है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, इनका अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, Xc 4f14 5d10, इसका क्या आएगा, 6s2 6p1। इसका मतलब मैंने बताया था इससे पहले ज़ीनॉन को कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, फिर इसके बाद ये, इसका अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो इसका क्या आएगा, ज़ीनॉन 4f14 5d10 6s2 6p2, और इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो मैं क्या आएगा, Xc 4f14 5d10 6s2 6p3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक, अब ध्यान दो, मैंने इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो एक इलेक्ट्रॉन कौन सा निकलेगा इन सब में से बताओ, जो सबसे बाहर, मैंने बताया रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर वाला, सबसे बाहर वाला, सबसे पहले तो N देखोगे, N, फिर N देख लिया, फिर sp में कौन सा, p वाला, तो ये वाला निकलेगा, ये वाला निकलेगा, तो इसका ऐसे बनेगा, देखो 4f14 5d10 6s2 हो गया, 6p का इलेक्ट्रॉन निकल गया, और ये क्या बन गया, Tl प्लस बन गया। सिमिलरली इसमें मैंने 6p के 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाले, 6p के 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाले, तो Xc 4f14 5d10 6s2, ये क्या बन गया, Pb प्लस 2 बन गया। इसमें मैंने 6p के 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाले, ये 2 निकाले, इसमें ये 3 निकाल दो, तो ये क्या बन जाएगा, Bi 3 प्लस बन जाएगा। इसका क्या आएगा, Xc आएगा, 4f14 आएगा, 5d10 आएगा, 6s2 आएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालो, कौन से, s वाले, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे तो सबसे पहले बनेगा कौन, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, Tl प्लस 3, Tl प्लस 3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 4f14 5d10, 6x वाले निकल जाएंगे। इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालो, इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालो तो क्या बनेगा, Pb प्लस 4, Pb प्लस 4 का क्या आएगा, ये 4f14 5d10,
इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाले, कौन से निकलना है, इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स निकलना है, एस वाले, यहाँ भी कौन से निकलना है, एस वाले, क्या बनेगा Bi+5, Bi+5 का Xc 4f14 5d10। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में, पहले इतना लिखा। अब जो इनर्ट पेयर इफेक्ट, इतना लिख लेना, फिर इनर्ट पेयर इफेक्ट का जो क्या होता है वो ध्यान दो। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या करता है कि इन लोअर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15, लोअर मेंबर्स मतलब सबसे नीचे वाले मतलब पीरियड 6 के, पीरियड 6 के जो मेंबर्स है, थैलियम, लेड और बिस्मथ, मैं डेफिनेशन लिखूंगा फिर समझो। लोअर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15, लोअर मेंबर्स मतलब तुम्हारा पीरियड 6 का मेंबर थैलियम, लेड और बिस्मथ। 6s इलेक्ट्रॉन्स की देखो बात, तो 6s इलेक्ट्रॉन से जस्ट पहले तुम्हारे 4f आ रहा है और 5d आ रहा है। 4f में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है और 5d में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। सिमिलरली इसका 6s देखो तो इसके पहले ये 4f में 14 और 5d में 10। सिमिलरली उधर भी 6s से पहले 4f में 14 और 5d में 10। तो मैं एक चीज बताया था कि अगर तुमसे बोला जाए शील्डिंग इफेक्ट की बात की जाए, तो शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा S, फिर P, फिर D, फिर F, मतलब मैं बोल सकता हूं D एंड F का शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है। शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है तो एक चीज ध्यान दो, ये 24 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये वाले 24, ये 24, ये 24, इन इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होगा क्योंकि ये F और D सबशेल में। और शील्डिंग इफेक्ट अगर घटता था, सिग्मा अगर घटेगा, तो मैंने बताया था Z इफेक्टिव इज इक्वल्स टू Z माइनस सिग्मा। सिग्मा अगर घटता है तो Z इफेक्टिव बढ़ जाता है। तो एक चीज ध्यान दो, अगर इन 24 इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम है तो इस 6s पे जो Z इफेक्टिव लग रहा होगा वो बहुत हाई होगा। और Z इफेक्टिव बहुत हाई होने का मतलब है कि न्यूक्लियस इन 6s के 2 इलेक्ट्रॉन्स को बहुत टाइटली बॉन्ड कर रखा होगा। और बहुत टाइटली बॉन्ड कर रखा होगा इसका मतलब क्या है, अब ध्यान दो, क्या ये जल्दी रिमूव हो पाएंगे? अगर न्यूक्लियस ने बहुत टाइटली बॉन्ड कर रखा है तो इनको रिमूव कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या कहलाता है कि ड्यू टू, अब ध्यान दो, ड्यू टू very less shielding effect of 4f and 5d subshells, the two electrons, pair का मतलब 2 electrons, the 2 electrons of in 6s are very tightly bonded to the nucleus because of high Z effective, because of high Z effective, hence they become very difficult to remove। और very difficult to remove होने का मतलब क्या है कि वो क्या बन गए हैं, inert बन गए। वेरी डिफिकल्ट, अगर उनको रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट है मतलब वो ऑलमोस्ट क्या है, इनर्ट है। तो इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर मतलब कौन से, 6s के 2 पेयर becomes inert due to high Z effective on them due to less shielding effect of 4f and 5d। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया? पहले इतना लिख डालो, ठीक है, इतना लिखो, फिर इसके बाद डेफिनेशन लिखना। लिखो, due to very less shielding effect of 4f and 5d subshells, due to very less shielding effect of 4f and 5d subshells, Z effective on 6s, Z effective on 2 electrons of 6s, 2 electrons ब्रैकेट में लिख लेना पेयर, 2 electrons ब्रैकेट में लिख लेना पेयर of 6s becomes very high। Z effective on 2 electrons bracket में pair of 6s becomes very high due to which they are very tightly bonded to the nucleus, due to which they are very tightly bonded to the nucleus and becomes difficult to remove, becomes difficult to remove bracket में inert। This effect is known as inert pair effect, this effect is known as inert pair effect। अब मैं फाइनली बता रहा हूं, मतलब इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी रिमूव नहीं कर पाओगे, और जल्दी रिमूव नहीं कर पाओगे, ठीक है, मतलब इसको ये वाला सेकेंड प्रोसेस क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट। दिस सेकेंड प्रोसेस, इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, 6s, ये कौन सा हो जाएगा, डिफिकल्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में?
ठीक है, कोई दिक्कत, लिख लो। अब इसका एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं? तो एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, ध्यान दो। तुमसे क्या बोला जाता है? फॉर लोएस्ट मेंबर्स ऑफ ग्रुप 13, 14, 15, 16 का कुछ किस लिए नहीं, कि 16 का पोलोनियम होता है, पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव, इसलिए उसका हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं इसमें नहीं लगेगा, उसमें लगेगा, लेकिन वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इसलिए उसका नहीं पढ़ा जाएगा। क्लियर है, आया समझ में? कौन सा? थैलियम, लेड और कौन सा? बिस्मथ। थैलियम की दो ऑक्सीडेशन स्टेट Tl प्लस और Tl+3, लेड की दो ऑक्सीडेशन स्टेट Pb+2 और Pb+4, बिस्मथ की दो ऑक्सीडेशन स्टेट Bi+3 और Bi+5। अगर तुमसे बोला जाए इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करने को बोल दिया जाए, तो स्टेबिलिटी कंपेयर करने को बोल दिया जाए तो देखो ध्यान से, Tl+3 पीछे जाके देखो कब बन रहा था। Tl+3 कब बनता है? जब 6s के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करोगे, और 6s इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर पाना डिफिकल्ट है, तो क्या Tl+3 बनेगा? नहीं बनेगा, मतलब बनेगा लेकिन बहुत डिफिकल्टी से बनेगा। तो इनमें से मोर स्टेबल कौन हो जाएगा? क्लियर है, आया समझ में? रीजन ड्यू टू इनर्ट पेयर, ठीक है, क्योंकि Tl+3 बन कब रहा था? जब 6s के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करो, वो निकाल पाना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए वो जल्दी नहीं बनेगा। सिमिलरली इसमें Pb+4 कब बन रहा था? जब 6s के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करो, और क्या वो जल्दी रिमूव होंगे? नहीं होंगे, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ये सिमिलरली इसमें। ठीक है, तो क्या बोला जाता है? फॉर लोअर मेंबर्स से, फिर से फॉर लोएस्ट मेंबर्स, लोअर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट is more stable due to inert pair effect। लोएस्ट मेंबर्स के लिए जो लोअर पॉजिटिव है, मतलब दोनों पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, इसमें से जो कम वाली, हायर पॉजिटिव या लोअर पॉजिटिव, कौन सी ज्यादा स्टेबल है? लोअर पॉजिटिव। क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसी बेसिस पहले इतना लिख लो। ठीक है, अब इसी बेसिस पे एक आता है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। जनरली ग्रुप 13 में हम लोग देखेंगे, ग्रुप 13 में दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1 और +3। ग्रुप 14 में देखा जाएगा, ग्रुप 14 में कौन सी देखा जाएगा? +2 और +4। और ग्रुप 15 में देखा जाएगा +3 एंड +5। तो B+1, Al+1, Ga+1, In+1 और Tl+1, B+3, Al+3, Ga+3, In+3, Tl। इसमें कौन सा? C+2, Si+2, Ge+2, Sn+2, Pb+2। ठीक है, इसमें देखो C+4, Si+4, Ge+4, Sn+4, Pb+4। ठीक है, इसमें यहां हटा दो ये। ठीक है, ग्रुप 15 में अगर तुमसे बोला जाए N+3, P+3, As+3, Sb+3 और Bi+3। ठीक है, N+5, P+5, As+5, Sb+5 और Bi+5। ठीक है, क्लियर है? तो एक चीज ध्यान दो, ये लोअर पॉजिटिव है, ये हायर पॉजिटिव है, ये लोअर पॉजिटिव है, ये हायर पॉजिटिव है,
ये लोअर पॉजिटिव है, ये हायर पॉजिटिव है, ठीक है, रिस्पेक्टिव ग्रुप के लिए ये लोअर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हायर पॉजिटिव। तो लोअर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी नीचे जाने पे क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, तुम रीजन बताओगे, ड्यू टू इनर्ट पेयर, वाइल हायर पॉजिटिव स्टेट की स्टेबिलिटी नीचे जाने पे क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, रीजन क्या होता है, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव ध्यान दो, अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट हटा दो तो जेड इफेक्टिव क्या है कि जो कटायन, जितना ज्यादा तुम्हें बताया था, जब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते जाओगे कटायन बनेगा, कटायन में पी बाई ए रेशियो क्या होगा, ज्यादा होगा, पी बाई ए रेशियो बढ़ेगा तो जेड एटॉमिक रेडियस बताया था कि कटायन का साइज न्यूट्रल से छोटा होता है, और जितना पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करोगे उतना साइज छोटा होता जाए। क्यों, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा। तो सिंपल सी बात है, B+3 छोटा तो इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा, Al+3 बड़ा, डाउन द ग्रुप क्या होगा, जेड इफेक्टिव क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो हायर पॉजिटिव की स्टेबिलिटी नीचे जाने पे क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सिमिलरली लोअर पॉजिटिव की यहां क्या की, इंक्रीज की। क्यों इंक्रीज की, फिर से रीजन ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। हायर पॉजिटिव की यहां क्या की, डिक्रीज की। क्यों डिक्रीज की, रीजन क्या आएगा, जेड इफेक्टिव। लोअर पॉजिटिव की यहां जाने पे क्या की, इंक्रीज की। क्यों इंक्रीज की भाई, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और हायर पॉजिटिव की डिक्रीज की। क्यों डिक्रीज की, ड्यू टू जेड इफेक्टिव। समझ में आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। सेकेंड एप्लीकेशन समझ में आया, ठीक है। ये तो नॉर्मल है, जेड इफेक्टिव तो सब में लगता है, लेकिन लोअर पॉजिटिव में एक स्पेशल फैक्टर लगता है, क्या, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो तुम्हें ध्यान रखना है, लोअर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। अब इसमें एक दो क्वेश्चन और तुमसे पूछेगा, जैसे अगर तुमसे बोला जाए PbO2 behaves as oxidizing agent, reducing agent, both, none of these, ठीक है। तो इसमें एक चीज ध्यान दो, अच्छा अगर तुम्हें ये नन ऑफ दिस ना गिवन होता तो तुम पहले से ही कर सकते थे, तुम्हें पता था पीबी तुम्हारा ग्रुप 14 में, ग्रुप 14 एक बार तुम्हें क्वेश्चन कराए थे, ग्रुप 14 के हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो +4 से नीचे आ सकता है, और नीचे आ सकता है मतलब खुद रेड्यूस होगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आंसर आता है। लेकिन ये नन ऑफ दीज गिवन है तो इससे थोड़ी चीज बदल जाती है। क्यों, क्योंकि देखो अब मैं क्या देखूंगा, PbO2 है, ये ग्रुप 6 का एलिमेंट है, और PbO2 में अगर तुम देखा जाए तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और PbO एक ले लो तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ज्यादा स्टेबल कौन सी है इसमें, +2, और +2 ज्यादा स्टेबल है, तो ये क्या चाहेगा, +4 से +2 में आना चाहेगा। इट विल क्या आना चाहेगा, PbO2 से PbO में आना चाहेगा स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। खुद क्या हो रहा है, रिडक्शन, और खुद रिडक्शन हो रहा है तो दूसरों क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, मतलब इट विल बिहेव एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में, लिख लो। तो नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, ध्यान दो, क्या बोला जाता है कि जैसे मान लो ग्रुप 1 के पीरियड 2 के मेंबर से हैं, देखो पीरियड 2 का लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये ग्रुप 1, ये ग्रुप 2, ग्रुप 13, ग्रुप 14। सिमिलरली सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये पीरियड 3 के मेंबर्स। तो क्या देखा जाता है, लिथियम की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज किसकी तरह सेम आती है, मैग्नीशियम की तरह। बेरिलियम की मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज किसकी तरह सेम आती है, एल्यूमिनियम, और बोरॉन की मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज किसकी तरह सेम आती है, सिलिकॉन। तो अब इसी में डायगोनल रिलेशनशिप डिफाइन होती है। डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, पहले ध्यान दो, सुन लो। क्या बोला जाता है कि सर्टेन मेंबर्स ऑफ पीरियड 2 शो सिमिलर प्रॉपर्टीज टू मेंबर ऑफ पीरियड 3, जैसे लिथियम पीरियड 2 का, मैग्नीशियम पीरियड 3 का, which are placed diagonally opposite to them in the next group। ये इसके डायगोनली अपोजिट प्लेस्ड है, और ये ग्रुप 1 में है तो मैग्नीशियम किसमें है, ग्रुप 2 में। सिमिलरली बेरिलियम के डायगोनली अपोजिट ये ग्रुप 2 में, ये किसमें है, ग्रुप 13 में। ठीक है, तो लिख लो
certain members of period 2 show similar properties to members of period 3, so similar properties to members of period 3 which are placed diagonally opposite to them, which are placed diagonally opposite to them in the next group, in the next group. ये 3 पेयर्स बना लेना, ठीक है, लिथियम मैग्नीशियम, बेरिलियम एल्यूमिनियम और बोरॉन सिलिकॉन, ठीक है, ये तुम्हारा डायगोनल रिलेशनशिप क्या है। अब रीजन ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप क्या बोला जाता है? रीजन ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप क्या बोला गया कि एक टर्म डिफाइंड होता है आयनिक पोटेंशियल। आयनिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं? फाई। ये होता क्या है? चार्ज अपॉन साइज रेशियो, ठीक है। तो क्या बोला जाता है इनका, इन मेंबर्स का, जैसे लिथियम का Li प्लस का जो चार्ज अपॉन साइज रेशियो अप्रोक्सीमेटली किससे सिमिलर आएगा? Mg2+। सिमिलरली ये B2+ का जो अप्रोक्सीमेटली सेम किसकी तरह आएगा? Al3+ के। और B+3 का अप्रोक्सीमेटली सेम किसके आएगा? Si+4। ठीक है। क्या बोला जाता है कि इनके डायगोनल रिलेशनशिप क्यों शो कर रहा है, या ये सिमिलर प्रॉपर्टीज आपस में क्यों शो कर रहे हैं? बिकॉज इनका आयनिक पोटेंशियल लगभग क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। तो रीजन लिखना, रीजन ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप, the members involved in diagonal relationship, the members involved in diagonal relationship show similar properties as they have same ionic potential values, as they have same ionic potential values। और ये लिख लेना, ये लिख लेना, ठीक है। आया समझ में? क्लियर है? अब एक पॉइंट और सुनो, ये गलत पॉइंट है लेकिन मैं तब भी बता रहा हूं क्योंकि कई जगह एनसीईआरटी मेंशन कर दिया है, इसलिए मेंशन। कई जगह क्या लिखा रहता है, पॉइंट लिख लो फिर इसके बाद। पॉइंट क्या है कि द members involved in diagonal relationship show similar properties due to same size, shows similar properties due to same size। एक्चुअल में देखो साइज लगभग सेम नहीं होता, क्या सेम होता है? चार्ज अपॉन साइज। क्या सेम होता है? चार्ज अपॉन साइज, आयनिक पोटेंशियल। लेकिन कई जगह ऐसा लिखा मिलता है, तो तुम्हें कैसे सही करना ध्यान दो। अगर दोनों पॉइंट्स मेंशन्ड है, आयनिक पोटेंशियल वाला भी मेंशन्ड है और साइज वाला भी मेंशन्ड है, तो मोर करेक्ट किसको बोलोगे? आयनिक पोटेंशियल। लेकिन अगर मान लो आयनिक पोटेंशियल नहीं मेंशन्ड है, तो तुम कौन सा करेक्ट कर दोगे? साइज वाला। तो तुम कौन सा करेक्ट कर दोगे? साइज। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? गलत है, लेकिन एक पिछले एडिशन में मेंशन था, तो शायद ये पॉइंट भी तुम्हें ध्यान करके चलना है, जबकि ऐसा नहीं। क्या सही होता है? चार्ज अपॉन साइज सेम होता है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, ठीक है, लिख लो।